ये फर्स्ट है आपका, ये आपका डायरेक्ट नहीं है. द टॉपिक इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन योर सिलेबस, but it is necessary to understand the biochemistry, origin of molecules before the going to the detailed syllabus of the biochemistry. यानी ये इंडिविजुअली कैसे ओरिजिनेट कर रहा है, ये जरूरी है आपको समझना. Then origin of molecules is directly associated with the origin of life, because if you define the cell, cell is accumulation of organic molecules, organic molecules which are self-replicative, self-organizing, and the non-enzymatic exchange of biochemical molecules with environment was initially observed, but later on it converts into enzymatic catalyst system. Enzymatic catalyst system, that is the cell. Cell which was initially क्या था, आज भी है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, वो अपने रिप्लिकेट करेगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाएगा. इनिशियली द एक्सचेंज बिटवीन द इन्वायरमेंट, एक्सचेंज ऑफ द मैटर बिटवीन द इन्वायरमेंट इज नॉन एंजाइमेटिक. वो नॉन एंजाइमेटिक था, वहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा था. बट लेटर ऑन द एंजाइम कैटालिस्टिक सिस्टम इज डेवलप्ड. वहाँ पे एंजाइमेटिक कैटालिस्टिक सिस्टम क्या हुआ, डेवलप हुआ. And if we observe, then the 4.6 billion years ago क्या हुआ, अर्थ was originated. Earth was originated. Earth was originated, and the first life was supposed to be originated in 3.6 to 3.8 billion years ago. Years ago, life was observed. That means the 1 billion year, roughly 1 billion years involves in
बायोकेमिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक बिलियन ईयर्स लगा इसको किस चीज़ में, बायोकेमिस्ट्री जो आज हम देख रहे हैं उसको डेवलप करने में, जो कि सेल्स में इन्वॉल्व हो रहा है। एंड देयर आफ्टर इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया उसके बाद। दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड followed the same nature of evolution and natural selection. Evolution and natural selection. इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि लाइफ ही इसको इन्वॉल्व कर रहा है। द केमिकल मॉडिफिकेशंस ऑल्सो फॉलोज द नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस। हियर द सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, माने कुछ है। सबसे पहले क्या बोला गया कि फर्स्ट जो बोला गया वो बोला गया था आपको इटर्निटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट क्या दिया गया था? इटर्निटी ऑफ लाइफ। इटर्निटी ऑफ लाइफ। और यहीं पे था फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स, फिलोसोफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इटर्निटी ऑफ लाइफ और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द रिलीजियस कॉन्सेप्ट। ये किस पे आधारित था? रिलीजियस कॉन्सेप्ट। जैसे आप सुनते होइएगा कि क्रिश्चियनिटी में बोला गया कि एडम था और हवा था, ऐसे ऐसे करके कुछ कहानी है। या फिर आप हिंदुइज्म में देखिएगा तो बोला गया कि भाई ब्रह्मा ने इसका अपना क्रिएशन किया पूरे यूनिवर्स का। या फिर गीता में पढ़िएगा तो क्या बोला गया कि आत्मा है, ये न मरेगा न इसका नाश होगा। इट कैन चेंज द फॉर्म ओनली बिकॉज द सोल इज द एनर्जी। तो इस सब का एक फिलोसफिकल और आपका इटर्निटी कॉन्सेप्ट है, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द साइंस। इसकी एक्सेप्टेंस साइंस में नहीं है। हालांकि इसके कुछ जो इनिशियल जो हुए हैं आपके साइंटिस्ट या फिलोसफिकर या नेचुरलिस्ट जो थे वो इसको कुछ मानते थे कॉन्सेप्ट को, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द साइंस। सेकेंड जो इसका आया वो आया स्पॉन्टेनियस जनरेशन। Spontaneous generation of life, spontaneous generation of life। यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट आया वो आया एब ओरिजिनल, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन बायोटिक ओरिजिन, नॉन बायोटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो कॉन्सेप्ट था ए ओरिजिनल या नॉन बायोटिक ऑफ लाइफ, यहाँ पे बोला गया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वहाँ से लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, लेकिन ए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को कुछ लोग मानते थे, बट एट फर्स्ट आपको फ्रांसिस रेडी इसको डिस्कार्ड कर दिया तुरंत। फ्रांसिस रेडी एट फर्स्ट डिस्कार्डेड द एबोरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। एबोरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को कैसे डिस्कार्ड किए कि द रेडी प्लेस्ड सम पीसेस ऑफ फिश एंड मीट ऑन ओपन डिशेस। ओपन डिशेस में इसको क्या कर दिए? प्लेस कर दिए। एंड देन हियर ओरिजिनेट्स द फ्लाई। फ्लाई ओरिजिन हुआ, और फ्लाई जब ओरिजिन हुआ कि देन ही टोल्ड दैट द फ्लाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैगॉट्स। किससे डेवलप किया? मैगॉट से। तो मैगॉट से जब वो डेवलप किया तो बोले कि बिकॉज द मैगॉट
यहाँ पे वो फिश या मीट से नहीं डेवलप कर रहा है, इट इज डेवलप फ्रॉम द मैगॉट। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। इसके बाद फिर इस पे वर्क आया आपका पॉस्चर का, पॉस्चर के भी पहले वर्क आया एस्पेलेंजिनी का, एस्पेलेंजिनी का वर्क आया। और एस्पेलेंजिनी ने 2 फ्लास्क लिया, ठीक है, एक को ओपन रखा, एक को क्लोज रखा, और दोनों को हीट किया और फिर एस्टलाइज कर दिया, माने एस्टलाइजेशन ऑफ द ओपन एंड क्लोज फ्लास्क के द्वारा इन्होंने जो ओपन था उसमें लाइफ डेवलप कर गया, जो क्लोज था उसमें लाइफ डेवलप नहीं किया। उसमें उन्होंने बोला कि जो फ्लास्क ओपन है, क्योंकि उसमें एयर है, एयर से उसमें कुछ वो जो स्पोर्स थे या जो लाइफ के जो कंपोनेंट्स है, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स है, वो उसमें आ गए, तो इसलिए वो लाइफ को डेवलप किया। और जो क्लोज था वो स्टेलाइज था, इसलिए वहाँ पर डेवलप नहीं किया। तो यहाँ भी इसके द्वारा इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया। थर्ड, लुईस पास्चर, इन्होंने भी इसको डिस्कार्ड किया बाई एक्सपेरिमेंटली। लुईस पास्चर ऑल्सो डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ, ओरिजिन ऑफ द लाइफ। नाउ द लीवेनहॉक, he also discarded the concept of the aboriginal of life, origin of the life को इन्होंने सबको डिस्कार्ड कर दिया। तो बोला कि नहीं, लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिन नहीं कर सकता है, ये जब भी ओरिजिन करेगा तो लिविंग थिंग से ही ओरिजिन कर सकता है, ठीक है। तो ऑल दीज वर्कर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स डिस्कार्डेड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसका भी हिस्टोरिकल वैल्यू है, इसलिए ये सबको हम बतला दिए। कभी हो सकता है कि ग्रुप बी में आ जाए, ए सी में तो आने नहीं जा रहा है इससे क्वेश्चन, जब भी आ गए तो ग्रुप बी में आ सकता है। तो ऑल दीज वर्कर्स डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बोला कि ये सब नहीं, ये सबको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए कि ये तीनों को कहीं ना कहीं और भी फील्ड में जाना जाता है। एस्पेलेंजिनी को भी जाना जाता है, लुईस पास्चर को भी जाना जाता है, और लीवेनहॉक को भी जाना जाता है। ये फेमस है। एस्पेलेंजिनी को क्यों जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्होंने दिया था। लुईस पास्चर को इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। डिस्कार्ड किया छोड़ के हम बतला रहे हैं। लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का कुछ फेमस नाम है, इसलिए हम इसको बतला रहे हैं। इसके बाद थर्ड जो आया कॉन्सेप्ट, वो आया मेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट। बोला गया कि नहीं, लाइफ जो ऐसे नहीं आया, लाइफ इज डेवलप्ड फ्रॉम द मेटलिस्टिक, मैटर से वो डेवलप कर रहा है, मैटर से बाय द ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन से ये डेवलप कर रहा है। और इसीलिए इसको बोला गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। और इसमें सबसे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क आया, जो वर्क क्या आया, एक्सपेरिमेंटल वर्क आया, वो आया था यूरे एंड मिलर का। यूरे एंड मिलर का। और यूरे गॉट द नोबेल प्राइज, और मिलर उस समय ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। यूरे एंड मिलर। सबसे पहले जो लाइफ अर्थ जो ओरिजिन किया, जो अभी एक्सेप्टेड है आज के डेट में, उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बोला गया कि लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, अर्थ वाज ओरिजिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या था, इसमें बहुत सारे वर्क हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, शोध में जाइएगा कहीं, यही इसी फील्ड को चुन लेगा तो बहुत इस पर वर्क आज के डेट में भी हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी जो था वो बोला कि ये वोल्केनिक, बहुत हाई वोल्केनिक इरप्शन हुआ ग्लोबली, मतलब ये जो एक मास था उसमें, और इसके चलते अर्थ का ओरिजिन हुआ। एंड एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, द टेम्परेचर वाज
roughly 5,500 degree to centigrade. And suppose here इतना ज़्यादा टेम्परेचर, आप समझ लीजिए कि कितना ये टेम्परेचर है, 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय अर्थ का टेम्परेचर एज्यूम किया जाता है, माना जाता है. एंड ऑल द एलिमेंट्स विच वी ऑब्जर्व टुडे, जितने भी एलिमेंट्स आज हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, वो सारे के सारे एलिमेंट इस समय थे, कोई बाहर से नहीं आ रहा है. सारे के सारे एलिमेंट्स इस समय थे. तो किस स्टेज में होंगे, जा बताइए, कोशिश सोचिए. तो इतना हाई टेम्परेचर में ये किस स्टेज में होगा? प्लाज्मा. दिमागी नहीं है आप लोग को. गैस में भी नहीं होगा, ये गैस से भी ऊपर के स्टेज में होगा. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे है? वो न्यूक्लियस में. इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर के ऑर्बिट में है. तो जो आप इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़े होइएगा, क्वांटम किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन का क्वांटम किस पे डिपेंड करता है? इनर्जेटिक्स पे. जब भी आप पढ़िएगा तो वहाँ पे इनर्जेटिक्स पढ़ते होइएगा, एनर्जी लेवल पढ़ते होइएगा. एसपी डीएफ का अलग अलग एनर्जी लेवल है. फिर वहाँ पे एक्स वाई जेड उसका एक्सियल मूवमेंट है. एन का वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम होता है 1 2 3 पढ़ते हैं, वो क्या है? एसपी डीएल ऐसे करके उसका क्या है? ऑर्बिट है. तो वो कब बना? जब आज के स्टेज में बना. लेकिन उस समय जहाँ पे टेम्परेचर 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पे वो क्या होगा? कंप्लीट नोबुलर, मतलब गैलेक्सी टाइप का एकदम फैला होगा पूरा इलेक्ट्रॉन वगैरह. उसका कोई उसके जगह पर नहीं होगा. ठीक है. कोई भी जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, जो भी हो, सब क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन पूरा हाई एनर्जेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा. और ये जो एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स, जो भी आज आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट इन डस्ट और क्लाउड ऑफ नोबुलर, वहां पे नोबुलस के फॉर्म में है, ये नोबुलर अर्थ सब है वहां पर टोटल. ठीक है, टोटल. अब ये सपोज कि ग्रेजुअली इसमें 3 काम हो रहा है. कौन कौन काम हो रहा है? ग्रेजुअल कूलिंग, कूलिंग, रिवॉल्यूशन, एक्सियल रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका अर्थ का कि नहीं हो रहा है, और ग्रेविटेशन लास्ट में. ये 3 फैक्टर वहां पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियस. 3 फैक्टर वहां पे काम कर रहे हैं. इसके चलते क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं, जो गैसियस स्पेयर एकदम डस्ट में धुआं की तरह उड़ रहा है, वो क्या होगा? धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होना शुरू होगा. ठीक है. और जो सबसे हैवी है, वो कहां चला जाएगा? कोर में. वो कहां चला जाएगा? कोर में. एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कोर. ये अर्थ का कोर बना देगा. लाइक आयरन हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जो भी हेवी है वो कहां चला जाएगा? कोर में. ETC. जो उससे लाइट है, लाइटर देन द कोर के जो एलिमेंट जमा हो रहे हैं उससे जो थोड़ा क्या है? लाइट है. वो कहां पे चला जाएगा? सेल.
वो क्या बना देगा? सेल। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये सब कहां पे चला जाएगा? कोर में, सॉरी सेल में। और जो उससे भी लाइट है वो कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। That means these three processes are responsible for the formation of primitive earth. तो it is not gradual, ऐसा नहीं हम एक बार बोल दिए तो ऐसा नहीं कि एक बाइट बन जा रहा है। It is a slow process, slow and gradual process। ये slow है और gradual है। और अभी हम बोले कि ये 1 मिलियन टाइम लिए हुए हैं, 1 मिलियन ईयर्स का समय लिए हुए हैं। तो ये स्लो है और ग्रेजुअल है, ठीक है। इसी बीच में एक जो कॉन्सेप्ट आया, वो किसका कॉन्सेप्ट आया? मिलर का। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्पार्क एक्सपेरिमेंट किया। मिलर और उड़े क्या किया? एक इलेक्ट्रिक स्पार्क एक्सपेरिमेंट किया। और उसमें हाँ, यहां पे एक चीज और, ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, जब ये कंडेंसेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जब कंडेंसेशन हो रहा है एलिमेंट्स का, देन ऑल द ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो गए। ऑल ऑक्सीजन्स, ऑल ऑक्सीजन कंज्यूम्स एंड form H2O, inorganic carbides and nitrites। जितने भी ऑक्सीजन थे वो इस दौरान कंज्यूम हो गए किस चीज में? वाटर में, इनऑर्गेनिक कार्बाइड्स में और इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स में। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। और इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक, सॉरी रिड्यूसिंग, मतलब ऑक्सीजन खत्म करने का मतलब एनएरोबिक कंडीशन क्या हो गया? एनएरोबिक, यानी एरोबिक कंडीशन अब अर्थ पे नहीं है। ये क्या हो गया? एनएरोबिक। द अर्थ का कंडीशन क्या हो गया? Earth became an aerobic। अर्थ क्या हो गया? एनएरोबिक हो गया, ठीक है। अर्थ बिकम्स एनएरोबिक। यहां तक क्लियर है? उरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, स्टार्ट कर दो। उरे एंड मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया, ठीक है। फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, मीथेन लिया, ठीक है, और वाटर स्पार्क माने स्टीम हीट और स्पार्क किया, ठीक है। तो इनको एक कंपोनेंट आया, कुछ एमिनो एसिड्स आ गए और एलसीएन आया, कुछ एमिनो एसिड आए और एससीएन आया। तो यहां पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। एक्सपेरिमेंटली क्या किया? प्रूफ किया कि ये जो कंपोनेंट है वो क्या बना रहा है? हीट। अब यहां पे जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट ठंडा हो रहा है। एलिमेंट अगर बॉन्ड का निर्माण करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वहां पे ऑलरेडी वहां पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पे कार्बन प्लस H2O CH3 ये बना। इसके बाद यहां पे क्या आया? NH3
3, ये दोनों रिएक्ट करके बनाया HCl, ठीक है। एंड देन HCl इज कंसिडर्ड एज द प्राइमोर्डियल फॉर द ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। इस HCl को माना गया कि ये जो HCl है, ये जो है ये प्रीमिटिव स्टेज है उसका, किस चीज का, आपको सारे जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसके, सॉरी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसके डेवलपमेंट का। अब ये जो HCl है इसको बोला गया कि ये 3 पार्ट में डेवलप किया कंटिन्यूअसली। साइनोएमाइड्स, नाइट्राइट्स एंड साइनोएसिटिलीन। साइनोएमाइड्स, नाइट्राइट्स एंड साइनोएसिटिलीन। ये साइनोएमाइड्स again converted into diamide. Aminonitrites. SCN, not L. SCN. Now, the dicyano-diamine is responsible for formation of amino acids, purines, or profilins. It is responsible for formation of amino acids, pyrimidines, and cyanovinyl phosphate. Cyanovinyl phosphate. And here the concept after the derivation of the biochemical condensation by the chemical integration, केमिकल जो इंटीग्रेट कर रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट इनऑर्गेनिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिलना नहीं, ऑक्सीजन जब भी मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा। तो ये जो बोला गया कि these components are synthesized through the HCl. HCl, that means the HCl is the pivotal for the biochemical origin. Biochemical origin के लिए सबसे important क्या हो गया, HCl. Clear? And thereafter, it was suggested by the Halden and Oparin and Oparin write the book, इसका इन किताब भी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा था, Oparin, I.O. Oparin, I.A. Oparin, sorry, I.O. नहीं, I.A. Oparin. और Halden and Oparin suggested that all these components are precipitated in sea water. ये कहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया, सी वाटर में। एंड ड्यू टू द एक्सीडेंटल कंडेंसेशन विद इन द सी वाटर में क्या हुआ, एक एक्सीडेंटल कंडेंसेशन हुआ, एंड देन इट फॉर्म्स ए रिप्लिकेटिंग सिस्टम। ये क्या बना दिया, एक रिप्लिकेटिंग सिस्टम को बना दिया। एंड देन रिप्लिकेटिंग सिस्टम इज
accidentally breaks and reunite ड्यू टू द फिजिकल प्रिंसिपल, ड्यू टू मेंटेन द फिजिकल प्रिंसिपल्स। पानी में जैसे आप लोग देखते हो कि कोई बुलबुला बनता है, फूटता है, फिर एक जगह आएगा तो चिपक जाएगा। दैट इज द विस्कोसिटी, विस्कस वो प्रॉपर्टी होता है उसका। तो बोला कि ये जो कंपोनेंट्स है दे आर यूनाइटेड एंड दे फॉर्म्स द स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर वाज रेफर्ड एज कोसर वेट्स। Kosher vets. Then the life is originated through the kosher vets, and thereafter the genetic material is evolved. पहले kosher vets develop कर गया, and now the repetition is responsible for the development of the kosher vets. Clear? थोड़ा सा वेरिएशन आया। The concept was further presented by Sidney Fox, S. Fox. He presented microcosm या microsphere। यहाँ पे थोड़ा सा इनका अंतर इतना ही था कि इन्होंने बोला कि at first a small droplets are formed, then the small droplets are unite to form the bigger droplet। पहले बोला कि छोटा छोटा बन रहा है, छोटा जाके मिल रहा है, then it represent and change the viscous nature in the aqueous medium and then splits। फिर छोटा छोटा हो गया, फिर जुड़ा, फिर छोटा छोटा हो गया। Like this they repeat the initial reproductive nature, and thereafter the genetic material is developed। Third one in that time is the Muller, was the Muller, and Muller represented the naked gene hypothesis। Naked gene hypothesis, and he presented that the gene was at first developed। इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले जीन डेवलप किया, एंड देयर आफ्टर द मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड। ये ओपरिन और फॉक्स के जस्ट उल्टा बोले कि नो, जीन वाज डेवलप्ड एट फर्स्ट, देयर आफ्टर द मेम्ब्रेन इज वाज। पहले बोले कि जीन हुआ फिर मेम्ब्रेन हुआ। यहाँ पे एक चीज पक्का है कि ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स आया, डेवलप किया। लाइफ ओरिजिन जो कर रहा है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अभी तक हम जो भी बतला रहे हैं ये आपको पुराना कॉन्सेप्ट है, ये आपके किताब में मिल रहा है। लेकिन रिसेंटली मतलब 1990 के बाद, मतलब लगभग 20-25-30 वर्ष में ये जितनी बातें आपके किताब में, ये सब बातें किताब में भी मिल जाएगी, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या कहाँ पे आ रहा है, इसको समझिए, फिर आगे समझ में आएगा आपको कि एक डीएनए है। क्या ये डीएनए, देन आरएनए, देन प्रोटीन। These three systems are present in the living component, and all the function within the cell or the coordination or activities among these three are determined by the enzyme system। एंजाइम सिस्टम। दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं विच वी डिस्कस्ड जस्ट। एक क्या बोल रहा है कि एट फर्स्ट सेल्स आर डेवलप्ड प्रिमिटिव, मतलब प्राइमोडियल सेल, नॉट सेल, प्राइमोडियल सेल, अर्ली सेल, प्राइमोडियल सेल was developed, then the genetic material developed in later part। वो बोला कि जेनेटिक मटेरियल बाद में डेवलप कर रहा है। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द कंपोनेंट। वो कंपोनेंट के कंजर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेम नेचर एक्यूमुलेट करेगा हर एक बात, इट इज नॉट पॉसिबल।
कि वो स्प्लिट कर रहा है, फिर जो बन रहा है वो सब एक ही समान बनते जा रहा है, बिकॉज इट विल टेक फर्दर 1 बिलियन ईयर। 1 बिलियन तो बायोकेमिस्ट्री में बन रहा है इसको, मतलब बायोकेमिकल इवोल्यूशन में बन रहा है। एंड देन फर्स्ट प्रोकैरियोट्स जो आप देखेंगे तो वो 2 बिलियन ईयर्स, मतलब 1 बिलियन ईयर्स फर्दर लेता है। वो बायोकेमिकल इवोल्यूशन के बाद 1 बिलियन ईयर्स वो फिर लेता है, ठीक है। तो वो जो 1 बिलियन ईयर जो लेगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 4 दशमलव समथिंग में आपका अर्थ ओरिजिनेट कर रहा है, 3 पॉइंट समथिंग में क्या कर रहा है, लाइफ ओरिजिन कर रहा है। लाइफ के बाद फिर 2 के लगभग जब आइएगा तो 2 में आपको क्या डेवलप कर रहा है, प्रोकैरियोटिक नेचर, प्रोकैरियोटिक सेल्स डेवलप कर रहा है। और 1 में आपको यूकैरियोटिक नेचर डेवलप कर रहा है। एकदम लाइन से याद किए रहिए, 1 बिलियन ईयर से घटते जा रहा है यहाँ पर। अब ये जो केमिकल स्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है, जिसको प्राइमोर्डियल केमिकल की बात हम बोल रहे हैं, और दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, इसमें 1 वर्ष का गैप हो रहा है, सॉरी 1 बिलियन ईयर्स का मतलब 10 करोड़ बिलियन ईयर का गैप हो रहा है। तो इस समय में ये कंपोनेंट उसको रिप्लिकेट करिए संभव नहीं। दूसरी बात कि इफ वी सपोज दैट द डीएनए वाज डेवलप्ड फर्स्ट और आरएनए वाज डेवलप्ड फर्स्ट, तो फिर ये जो डीएनए है, डीएनए को आगे बढ़ने के लिए इसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑल आर इंटरलिंक्ड। बट इन रिसेंट टाइम्स में मोनड का नाम सुने हैं, मोनड, जे मोनड का नाम सुने हैं, डू यू हियर? जैकब मोनड का नाम सुना गया है आप लोग ने? कौन थे, कहीं पढ़े हैं जैकब मोनड को? कहाँ पे पढ़े हैं? जेनेटिक्स में, कहाँ पर? एंड वन बुक, बतलाइए बाद में उनको सोच के, वन बुक दैट इज चांस एंड नेसेसिटीज, चांस एंड नेसेसिटीज, इट इज ए बुक रिटन बाय जैकब मोनड। चांस एंड नेसेसिटीज, ये एक किताब है जो इन्होंने लिखा है, ठीक है। एंड द कॉन्सेप्ट वाज प्रेजेंटेड that the life was at first developed in the form of RNA। लाइफ किस फॉर्म में डेवलप किया? आरएनए पुल के रूप में ये डेवलप किया, ठीक है, आरएनए पुल। बिकॉज द some RNA as reported which has the hereditary nature as well as the enzymatic nature। इस RNA को क्या बोला गया है? कुछ RNA ऐसे भी रिपोर्ट हो गए जो कि हेरिडिटी का भी काम कर रहे हैं और इंजाइमेटिक भी काम कर रहे हैं, मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी भी कर रहे हैं और हेरिडिटी के रोल में भी ये आ रहे हैं। तो नाउ इट इज सपोज्ड that the RNA was developed at first। सबसे पहले कौन डेवलप किया? RNA। क्यों ऐसा माना जा रहा है? Because the RNA has both the property, इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, इंजाइमेटिक भी है और कैटालिटिक भी है, बट इन वेरी स्मॉल सीक्वेंसेस, मतलब ऑलिगोमेरिक, बहुत लंबा नहीं है। ये कैसा है? ऑलिगोमेरिक। ये किस फॉर्म में है? ओलिगोमेरिक, दैट इज ओलिगोमेरिक, इट इज ओलिगोमेरिक नेचर, ठीक है। ये किस फॉर्म में है? ओलिगोमेरिक फॉर्म में है। एंड नाउ द कंप्लीट वर्कर्स ऑफ द मॉडर्न टाइम, अभी के जो भी वर्कर्स हैं विच आर वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि आज के डेट में भी ओरिजिन ऑफ लाइफ में काम कर रहे हैं, वो 2 भाग में बटे हुए हैं आज के डेट में। कौन कौन सा? वन, आरएनए स्कूल एंड मेटाबॉलिक स्कूल। दूसरा क्या बोलता है? मेटाबॉलिक फर्स्ट
मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, एक स्कूल दूसरा स्कूल, आरएनए फर्स्ट, मतलब जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट। ये दो भाग में बटा हुआ है। जो भी वर्कर्स है आज के डेट में, हम दोनों समझा रहे हैं क्या है, ये दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो सपोज दैट इफ द सेम जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस and same element nature was observed in any planet of the world, of the universe, यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट में अगर इस ढंग का सिचुएशन हुआ होगा तो वहां भी लाइफ संभव है। ऐसा नहीं कि वहां लाइफ संभव नहीं है, ठीक है। तो आरएनए जो फर्स्ट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि बिकॉज द आरएनए हैज द बोथ प्रॉपर्टी, कौन कौन सा, enzymatic properties and catalytic property. So the enzyme was developed, RNA was developed at first, which also catalyzed the reactions of the primordial cell. Primordial cell जो भी होगा उसका वो काम कर रहा है, but it was in the oligomeric nature. उसका नेचर क्या है, oligomeric है, बहुत बड़ा नहीं है। And when the RNA is proceeds ऑन द इवोल्यूशन, जब वो इवोल्यूशन के क्रम में क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। देन द इनर्जेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन, डीएनए, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। क्योंकि डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है किस चीज के लिए, आरएनए के लिए, ठीक है। एंड द डीएनए, आफ्टर द डीएनए डेवलपमेंट ऑफ द डीएनए, द आरएनए इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देन द फ्लो ऑफ मैसेज, जेनेटिक मैसेज इज कैरिड फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए टू देन प्रोटीन, क्लियर। And in this way, the one group represents that the life was originated from the RNA pool. ये कहां से डेवलप किया, RNA pools, क्लियर। इसको लिखे, इसके जो सेकेंड पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा था इंजाइमेटिक, मतलब मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, बिकॉज इनिशियल इन द इनिशियल स्टेज when the life was originated initially there is no enzymatic system, वहाँ पे कोई enzymatic system नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है। and the school of the metabolism first also discarded the basic ingredients used by the Urey and Miller. यूरे एंड मिलर जो यूज कर रहे हैं और जिसको बना के उन्होंने SCN बनाया था, ये स्कूल जो बोलता है कि वो भी गलत है, दैट वॉज नॉट ट्रू, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिल गया है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि नहीं, वो सही नहीं है। एंड द एक्टिव एसिटिलीन माने एसिटाइल ग्रुप, एक्टिव एसिटाइल ग्रुप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। बेसिक एसिटाइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। एंड the metabolism first group
सपोज वन थिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? बतला सकते हैं कैटलिस्ट का क्या काम है? कैसे कैसे रिएक्शन कर देगा? नहीं. एंड हियर द इट इज इजिली you understand easily that the temperature of the मतलब primitive earth was in gradual decreasing stage. वो किस स्टेज में है? ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है. एंड द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन्स इज इनर्जाइज्ड. जो वहां पे इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या है? सफिशियंट एनर्जी है. उसके पास क्या है? सफिशियंट एनर्जी है. ऐसा नहीं कि उसके पास कम एनर्जी है. जो टेम्परेचर गिरा, अभी हम बोल रहे हैं कि द एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास सफिशियंट एनर्जी है, एनर्जी की कमी नहीं है उसके पास. एंड व्हेन द एनर्जी इज डिक्रीज्ड, ये क्या है? एनर्जी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है. एंड हियर वन reactant is present, and commonly the products have lower energetic value than the reactants. It is the common principle. प्रोडक्ट्स जो भी होंगे केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, उनका जो इनर्जेटिक्स, टोटल इनर्जेटिक्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल इनर्जेटिक्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स is always less than the total energetics of reactants. It is the basic principle of thermodynamics. थर्मो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स होगा, ठीक है, उसका जो इनर्जेटिक वैल्यू होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा. किससे? प्रोडक्ट्स. एंड हियर सपोज ड्यूरिंग द इनर्जेटिक्स, डिक्रीजिंग इनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रॉन जब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो इनर्जेटिक वैल्यू होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होते चला जाएगा. एंड व्हेन इट कंबाइंस टू फॉर्म लाइक दिस प्रोडक्ट, देन लाइक दिस प्रोडक्ट, देन लाइक दिस प्रोडक्ट, देन लाइक दिस प्रोडक्ट, सेम स्टेज में बन सकता है, देन लाइक दिस प्रोडक्ट. दैट इज द वन वे रिएक्शंस. ऑफ कोर्स इट इज स्लो, क्योंकि ये 1 बिलियन ले रहा है, ये स्लो होगा, ये फास्ट नहीं होगा. ये क्या होगा? स्लो होगा. बट द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्टेंट्स. और वहां पे एनर्जी उसके पास सफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी है. और जैसे वो कुछ बना रहा है तो अर्थ क्या हो जा रहा है? थोड़ा ठंडा हो जा रहा है. तो जैसे ठंडा होता है इनर्जेटिक थर्मो इक्विलिब्रियम क्या हो जा रहा है? वो मिल ही नहीं रहा है कि वो बैठ जाएगा. ठीक है. एंड इन दिस वे द इनिशियल, द मेटाबॉलिक फर्स्ट, द सपोर्टर ऑफ द मेटाबॉलिक फर्स्ट रिप्रेजेंटेड दैट द रिएक्शन इज ऑकर्ड. रिएक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है कैसे? रिएक्शन इज ऑकर्ड ड्यू टू द इन मेंटेनेंस ऑफ द इनर्जेटिक इक्विलिब्रियम and occur due to the presence of the energy, high energy containing electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा है उसके चलते वो रिएक्शन हो रहा है. एंड हियर activated acetyl group, and in this condition when the carbon and hydrogen is accumulated and it forms this type of reactions, of course it is slow, it is the slow, then it converts the organic components containing the acetyl group on the sequence, and it requires the 6 steps, primitive 6 steps as observed in the 8 होगा, 8 steps as observed in the Krebs cycle. क्रेब्स साइकिल को अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, हमको नहीं लगता कि आप पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो क्रेब्स साइकिल के जो भी 8 स्टेप्स हैं वो एनाबॉलिज्म में भी यूज होता है और कैटाबॉलिज्म में भी यूज होता है.
नहीं होगा तो आज जाके देखिएगा किताब में, वो एनाबॉलिज्म में भी यूज होगा। और मतलब अगर कुछ का निर्माण होना है, एमिनो एसिड का बायोसिंथेसिस होना है, या कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स का बायोसिंथेसिस होना है, या लिपिड का बायोसिंथेसिस होना है, तो वहाँ भी हो रहा होगा। और आपको ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है, या लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहाँ भी हो रहा होगा। That initial 8 steps present in the primordial components, and it converts the acetyl activated acetyl group, and it forms, by this process it forms the carboxylic components. क्या बन रहा है यहाँ पे? Carboxylic components. Clear? And that is the formative phase. It is the formative phase, and likely in the another stage energy is decreasing. One product is formed here, one product is formed here in the different level, and now a sequence is present for the work. And after some times this step is absent from the evolution. This step is absent from the evolution. That means the forward movement is stopped. The forward movement क्या हो गया? Stopped हो गया. In this condition, the level is same energetics level. ये क्या है? Same energetics level पे जा रहा है. देखिए यहाँ पे same energetics level पे ये बन रहा है. That means the more and more accumulation responsible for the backward movement. And in this way, it forms the chance of the reversible enzymatic system. ये आगे चल के क्या बनाया? रिवर्सेबल enzymatic system. And these acetyl group, activated acetyl group, which is formed during the synthetic phase of the carboxylic groups or by hydrocarbons. ये क्या हो गया? Hydrocarbons or organic molecules. Again initiated the opposite. ये ऐसे जा रहा है, इसको आप उल्टे लेके चले जाइए. इसको ऐसे लेके जाइए. अपोजिट ग्रुप, ये फॉर्मेटिव था, ये ज्यादा हो गया, अभी ये अपोजिट जा रहा है. एंड व्हेन इट मूव्स द अपोजिट, देन हियर एक्टिवेटेड एसिटाइल, H2O, CO2 here, CO2 here, it released energy and trapped by energy recipients. Of course, in that condition, the system is not present, but it is observed by the geoclimatic, जो भी effects वहाँ पे होगा, that receive the energy. And here, the geoclimatic energy provided in this form. In this way, a enzymatic system is developed. क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हो गया? Enzymatic system is developed. एक enzymatic system develop करने लगा. कौन है? वो हम ही है. Off है. Enzymatic system is developed. This one represents the catalytic form. This one represents the analytic form. आज के डेट में क्या है? ये कैटालिटिक है और ये एनालिटिक है. ठीक है? That means the two concepts are existed simultaneously. One represented that the gene was developed first. Another proposed that the metabolic conditions was developed first. And then this acetyl group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One synthesized the amino acids, one synthesized the lipids, and it is the polysaccharides. And that is the activated acetyl group. And then the supporter of this model represented that
the acetyl group is mainly responsible for the synthesis of the lipid, amino acids and sugars, carboxyl groups. And in this way, the biochemical molecules are synthesized and they condensed. Then after the condensation, they form the primordial cell or procell or probiont, जो भी उसको बोलना है, आप बोलिए. And in this way, some other group propose that, मतलब ये जो दोनों बोल रहा है, तो they did not discard that the both are separately. Some groups suggested that the both were developed simultaneously. Both were developed simultaneously. That means the enzymatic system and RNA were developed at first, and when the enzymatic system becomes efficient, then the evolutionary concepts and natural selection were changed the nature after the development of the DNA. But the RNA is still present when the DNA is fully developed, and RNA carries the function for the synthetic activity of the protein under the guidance of the DNA. So, these components, जो भी हो, but at first, अगर आप देखें तो 2 or 3 फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे समझना है. 1, लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइदर in recent works it was supposed that the SCN pathway is not correct, वो करेक्ट सही नहीं है. बट इन योर एग्जामिनेशन, आप जब एग्जामिनेशन में देंगे तो आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस आधार पे आ रहा है. वो नए कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है कि वो पुराने कॉन्सेप्ट में पूछ रहा है, और वहाँ पे आपके आईक्यू पे डिपेंड करेगा. उसको आपको समझना होगा कि ये पूछ कहाँ से रहा है. ऐसा नहीं कि वो नए कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है और पुराने का जवाब दे दीजिए, और पुराने कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है आप नए का जवाब दे दीजिए, तो मामला लफड़ा हो जाएगा वहाँ पे. तो वो आपको समझना होगा. एनीवे, लाइफ वाज ओरिजिनेटेड इन एनीवे, वो RNA के मेथड्स में हो या मेटाबॉलिज्म के मेथड में हो या उधर कोसर्वेट्स के मेथड्स में हो, दैट इज अनदर थिंग. बट द फर्स्ट लाइफ, जो भी फर्स्ट लाइफ था, वाज ओरिजिनेटेड, जो भी फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट किया, बिकॉज द इन्वायरमेंट वाज क्या था, एनारोबिक. इन्वायरमेंट जो था वो एनारोबिक था, वो एरोबिक नहीं था. इन्वायरमेंट वाज एनारोबिक, एंड द फर्स्ट लाइफ, जो कि फर्स्ट लाइफ डेवलप किया, दैट वाज हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक एंड एरोबिक ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट. द फर्स्ट जो डेवलप कर रहा है वो क्या डेवलप कर रहा है, हेट्रोट्रॉफिक है, एनारोबिक है, प्रोकैरियोटिक है. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक, एनारोबिक, प्रोकैरियोट. एंड हियर इट इनटेक CO2 and H2S as energy receptor. H2S. ठीक है, ये किसको ले रहा है, H2S को. और पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, हेट्रोट्रॉफिक, एनारोबिक, प्रोकैरियोट. ठीक है, और इसमें यू बैक्टीरियम, इसका एक फॉसिल रिपोर्ट है, यू बैक्टीरियम इनफ्लेटम, रफली इन 2 बिलियन एगो. कौन ये रिसेप्टर, वहाँ पे H2S है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अभी डेवलप नहीं कर रहा है. देयर आफ्टर हियर द 2 डाइवर्जेंस, 2 लाइन डेवलप कर रहा है.
One is the chemoautotroph. Chemoautotroph. That is the deep sea sulfur bacteria. इस रेंज में क्या है? डीप सी सल्फर बैक्टीरिया. डीप सी सल्फर बैक्टीरिया. डीप सी सल्फर बैक्टीरिया. डीप सी सल्फर बैक्टीरिया. Then one line developed photoautotrophs. फोटोऑटोट्रॉफ्स में कौन आएंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी. इसके पहले फोटोऑटोट्रॉफ के पहले कीमोऑटोट्रॉफ भी है. कीमोऑटो तो हम लिख चुके हैं. And after that, oxygen is appeared. यहाँ से क्या हो गया कि ऑक्सीजन appear हुआ. Again, oxygen appeared in the environment. Then, after the appearance of the oxygen in the environment, the energetic system is changed. क्या हुआ कि पूरा इनर्जेटिक सिस्टम जो क्या हो गया? चेंज कर गया. बिकॉज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इज इनर्जेटिकली और थर्मोडायनेमिकली मोर इफिशिएंट देन द एनारोबिक कंडीशन. जो एनारोबिक कंडीशंस में एनर्जी का प्रोडक्शन एंजाइमेटिक प्राइमोर्डियल जो भी एंजाइमेटिक सिस्टम था वहाँ से हो रहा था, वहाँ से क्या हो गया? ऑक्सीजन जब अपीयर हुआ तो वो इफिशिएंट हो गया. ठीक है. एंड नाउ द फोटोहेट्रोट्रॉप्स were developed. Photoheterotrophs were developed, and it will take at least 1 billion years. 1 billion years. And then here one membrane is present, because when it is, you see here the component, the energy is released. Geoclimatic energy was used earlier, but after the development of the geoclimatic condition, after the development of the organisms and development of a membrane, outer membrane, not inner membrane, development of the outer membrane. When the outer membrane was developed, then the release of energy to the chemo surroundings या जियो कीमो सराउंडिंग्स, जो उसका जियो कीमो सराउंडिंग्स था ऑर्गेनिजम्स का, वहाँ पे वो एनर्जी नहीं जा सकता, ना वहाँ से वो आ सकता, नहीं जा सकता था ना आ सकता था. Hence, the membranous system developed the energetic conversion of the energy level after association with the iron components. अब आप देखिएगा कि बैक्टीरिया जो भी होगा उसका जो मेम्ब्रेनस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, वहीं पे उसका एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ठीक है, नहीं होता है वहाँ पर? होता है, कुछ पर भी नहीं किया, वहीं पे होता है. और यूकैरियोट में वो कहाँ पे हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे. वो कहाँ पे हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे. एंड इन दिस कंडीशंस, after the development of a membrane, the energetic becomes efficient, and when the oxygen is developed, जब ऑक्सीजन डेवलप कर रहा है, the system is again efficient. वो क्या हो गया? वो और ज़्यादा more efficient हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल गया. And the eukaryotic nature, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि it is exposed. क्या हो गया यहाँ पे? ये क्या है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया? एक्सपोज्ड है, खुला हुआ है. एंड नाउ देयर इज मोर चांस ऑफ द डिस्टॉर्शन. अभी हम बोल रहे हैं कि ऑल द प्रोसेसेस, ऐसा हम लोग सीधा सीधा भी बतला दिए, बट द
इवेंट्स वेयर नॉट लीनियर, वो लीनियर नहीं होगा, जहां जैसे हम लोग बतला रहे हैं वैसा वहां पे नहीं होगा। देयर वर नंबर ऑफ ट्रायल एंड एरर्स, वहां पे बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर हुआ होगा। इन द केमिकल पाथवे ऑल्सो, इन द एनर्जेटिक पाथवे ऑल्सो, ये सब पे हुआ होगा। एंड द पाथवे विच वेयर इफिशियंट फॉर द लिविंग सिस्टम वाज सेलेक्टेड बाय द नेचर, वहाँ पे जैसे इवोल्यूशन में होता है कि जो उसके लिए सूटेबल होता है उसको वो सेलेक्ट करता है, उसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हुआ होगा, वहाँ भी डिफरेंट उसके ट्रायल्स एंड एरर्स हुए होंगे और जिसमें वो इफिशियंट हुआ होगा वो आगे कैरी ऑन किया गया होगा। एंड लाइकली हियर व्हेन द प्रोकैरियोट्स वेयर एस्टेब्लिश्ड इन द सिस्टम, वहां पे जो अब एस्टेब्लिश कर गया, नाउ द यूकैरियोट वाज डेवलप्ड बाय द सिम्बायोसिस एंड द symbiosis and the symbiotic theory for the origin of eukaryotic cell was at first presented by Margulis. At first presented by Margulis. Margulis was at first presented the symbiosis theory for the origin of eukaryotic cell. And Margulis at first presented the symbiotic theory for the origin of the eukaryotic cells, and the concept of the Margulis was supported by the work of Rees and Plant by the observing the DNA in chloroplast and Nash by the observing the DNA in mitochondria, because both represent similarity with prokaryotic cells. Similarities with prokaryotic cells, prokaryotic cells, ये दोनों जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल्स को। ठीक है, क्लियर? एंड नाउ आपके अगर कोई भी दोस्त अगर हैं तो उनको बोलिए कि वो कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि हम जब सर्च कर रहे हैं तो आप ही लोग में से, बाहर तो अभी बहुत ज़्यादा वायरल ये हो भी नहीं रहा है, तो कोई 10 मिनट देख रहा है, कोई 5 मिनट देख रहा है, फिर तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप उसको कंप्लीट देखिए, देखने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए, और मतलब अगर आप नेट की तरफ जाना चाहते हैं, यू मस्ट गो सीरियसली, आप सीरियसली उसके तरफ जाइए, क्योंकि वो इतनी इजी एग्जामिनेशंस नहीं है जितना आप उसको इजी ले रहे हैं, वो इतना इजी नहीं है। आईएएस को भी बैठा दीजिएगा तो हो सकता है आईएएस 2-4 सब्जेक्ट में मास्टर हो, एक सब्जेक्ट में वो भी जाकर फंस जाएंगे। तो ये उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, उतना इजी एग्जामिनेशंस नहीं है जितना इजी आप लोग इसको समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।